हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में और जनगणना 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इन तीन टॉपिकों से आने वाले सभी एग्जामों में 2 से 3 क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो है इसकी ऊंचाई। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है और फीट में बात करें तो 597 फीट। अब यह यूनिक क्यों है? क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा यही है। और अगर बात करें अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तो यह उससे दुगनी है। आगे बढ़ते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति या स्टैच्यू भी कहा जाता है। तो यह कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर यह किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। हमें यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास सबसे पास कौन सा बांध स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध उसके पास में स्थित है। और यह किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। और यह किस टापू पर है? तो यह साधु बेट नामक टापू या स्थान पर स्थित है। आगे बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसकी आधारशिला 31 अक्टूबर 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। आगे बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कुल वजन कितना है? तो इसका जो टोटल वजन है वो है 1700 टन। आगे बढ़ते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। बस यहाँ पर कुछ चेंज है कि उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और इस टाइम पर भारत के पीएम हो गए थे। तो 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किनकी देखरेख में हुआ? जी हाँ दोस्तों, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो उनका नाम है रामभी सुतार, जिन्हें हम भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया है। और यह भारत के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार है और इन्होंने ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की परिकल्पना सबसे पहले की थी। अब आगे बात करें तो सरदार पटेल की मूर्ति बनाने वाली कंपनी कौन है? जी हाँ दोस्तों, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जो कंपनी है वो है हमारी लार्सन एंड टूब्रो नामक कंपनी। इन्होंने ही सरदार पटेल की मूर्ति का निर्माण किया है। आगे बात करें तो यह किस धातु से निर्मित है? तो यह कांस्य की धातु से निर्मित है। और अगर इनमें बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है वो तांबे का यूज़ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति में कितनी धातुओं का उपयोग किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इसमें 4 धातुओं का उपयोग किया गया है। और सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया है? तो वो है हमारे तांबे का। आगे बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में कितने महीने का समय लगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समय बताना है। तो लगभग 44 मंथ या 44 मंथ इसे बनाने में लगा है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बेली ऑफ फ्लावर को कितने एकड़ में बनाया गया? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बेली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। और यह कितने एकड़ में बनाया गया है? तो 250 एकड़ में इसे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो बेली विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आप सभी जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। आगे बात करते हैं। तो इस मूर्ति को बनाने में कितना खर्च आया है? जी हाँ दोस्तों, कई एग्जाम में ऐसा पूछा भी जा चुका है। तो इसे टोटल जो खर्चा आया है बनाने में वो है 2989 करोड़ रुपये का टोटल खर्चा आया है। आगे बढ़ते हैं। तो यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आजकल एग्जाम में क्या डीपली भी पूछा जाने लगा है। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। लेकिन अगर गुजरात में किस जिले में स्थित है? तो यह नर्मदा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नाम है जोसेफ मेना जी का। तो इन्होंने स्टार्टिंग से लेकर बड़े पैमाने पर जो काम चलता है, मतलब ये बड़ी जो मूर्ति है उसे जो बनाई वो है जोसेफ मेना जी ने। तो इन्हें वास्तुकार, इन्हें जोसेफ मेना जी कहा जाता है। लेकिन इनकी जो
परिकल्पना की थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, वो थे हमारे राम सुतार जी। आगे बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम भारत की जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो सबसे पहले हम जनगणना के जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं उन तथ्यों को देख लेते हैं। तो भारत में पहली बार विधिवत जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुआ था। आगे बात करें तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई? तो जो स्टार्टिंग हुई वो तो 1872 में हुई, लेकिन जो नियमित की गई मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई तो आगे तक चलती रही, तो नियमित की गई 1881 में, और इस समय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। आगे बात करें तो आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, और इसमें जो पूछे गए सवाल थे वो थे 14 सवाल। आगे बढ़ते हैं तो जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 कहलाता है, और लघु विभाजन की बात करें तो 1951 कहलाता है। अब 2021 में जनगणना होने वाली है, तो इन चीज़ों को भी याद करके रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बात करें तो जनगणना 2011 देश की कौन सी जनगणना थी? तो यह 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की बात करें तो 7वीं थी। आगे बात करें तो 2011 में कुल कितने प्रश्नों को शामिल किया गया था? तो इसमें 29 प्रश्नों को शामिल किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं 16वीं जनगणना यानी 2021 की जो जनगणना होने वाली है उसकी प्रमुख चीज़ों के बारे में। तो वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी, यह याद करने लायक है, और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। जी हाँ दोस्तों, जो 2021 की जनगणना है वो देश की 16वीं जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की बात करें तो वह 8वीं जनगणना है। जनगणना 2021 का विषय जन भागीदारी से जन कल्याण, यह इसकी थीम है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार में 31 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस बार जो पूछा जाएगा वो है आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में भी पूछा जाएगा। तो 2011 की जनगणना में 29 क्वेश्चनों को पूछा गया था, लेकिन इस बार बढ़ा दिए गए हैं, और यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 2021 की जनगणना में कितने प्रश्नों को पूछा गया है। तो 31 प्रश्नों को पूछा जाएगा, और 2011 की जनगणना में 29 प्रश्नों को पूछा गया था। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनेगा कि जनगणना 2021 पूरी तरह से कागज़ रहित है। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि कौन सी जनगणना कागज़ रहित जनगणना है? तो यह देश की 16वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना 2021 की है, जिसे कागज़ रहित बनाया गया, टोटल ऑनलाइन काम किया जाएगा। आगे बात करें तो जनगणना की प्रक्रिया में सरकार द्वारा जारी एक मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। अब कागजी कार्रवाई कम की जाएगी, तो मोबाइल के जरिए जो ऐप बनाया जाएगा उससे इस पर काम किया जाएगा। और इस ऐप की जो भाषा होगी, यहाँ पर ये याद करने लायक है कि 16 भाषाओं में यह जानकारी दी जाएगी। आगे बात करें तो जनगणना से प्राप्त आंकड़ों को कूटबंद कर उनके प्रसंस्करण में समय की बचत के लिए कोड डायरेक्टरी की व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा वो है कोड डायरेक्टरी। इससे क्या होता है कि कोड डाल दिए जाते हैं तो बार बार लिखना या टाइप करना नहीं पड़ता। अगर बात करूँ तो इसे समझने के लिए कि अगर मुझे विवाहित और अविवाहित बताना हो तो मैं विवाहित के लिए एक फिक्स कर दूंगा और अविवाहित के 2। तो मैं अगर किसी भी फैमिली के बारे में इसमें जानकारी सबमिट करता हूं तो मुझे विवाहित बताने के लिए 1 लिखना होगा और अविवाहित बताने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। तो यही कोड। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 की। आर्टिकल 370 भारत में क्यों लागू किया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसे जानने से पहले हमें इसका थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद और उसके पहले तक भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। करीब करीब 500 से ज़्यादा रियासतें स्वतंत्र थी।
तो इन रियासतों को वल्लभ भाई पटेल द्वारा मिला लिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, ना वह पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, ना वह हिंदुस्तान में मिलना चाहती थी। तो भारत का गणराज्य बना दिया गया, भारत भी स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ और जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रियासत के रूप में घोषित कर दिया गया। अब हुआ क्या कि स्वतंत्रता के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तो वहाँ के जो महाराजा हरि सिंह थे वह पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने भारत से हेल्प मांगी कि हम पर आक्रमण हो गया है, हमारी रक्षा कीजिए। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री और वल्लभ भाई पटेल ने यह प्रस्ताव रखा कि हम जम्मू कश्मीर की तभी हेल्प करेंगे तब कि वह भारत में विलय हो। तो महाराजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को कुछ शर्तों के साथ विलय पर दस्तखत कर दिए। विलय पर दस्तखत होने के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी जिसमें 370 के तहत कुछ शर्तें थी। तो 27 अक्टूबर 1949 को संविधान में 370 को लागू किया गया, लेकिन अनुच्छेद 370 पूर्णतः 1954 में लागू हुआ। इसके तहत जम्मू कश्मीर को अपना संविधान बनाने की इजाज़त दी गई। इस धारा के तहत भारतीय संसद में पारित कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। धारा 370 के तहत विदेशी मामलों, रक्षा और संचार के अलावा जम्मू कश्मीर को अपना कानून बनाने का हक दिया। अब बात करते हैं कि 370 हटने के बाद क्या होगा। तो भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में इसे विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया। तो अब बात करते हैं कि 370 हटने के पहले क्या चीज़ें थी और 370 हटने के पहले क्या चीज़ें थी और 370 हटने के बाद क्या है। तो इस पर आगे डिस्कस करते हैं। तो 370 के हटने के पहले और 370 के हटने के बाद, पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन अब बात करें हटने के बाद, तो अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आगे बात करें तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी, लेकिन अब संपूर्ण एकल नागरिकता होगी जो भारत की नागरिकता होगी। आगे बात करें तो पहले केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने या बेचने का हक था। मतलब जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वही जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदेंगे और बेचेंगे, बाहरी कोई व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था। लेकिन अब 370 हटने के बाद यह जो अधिकार है वह संपूर्ण भारतीय लोगों को हो गया है। वह जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आगे बात करें तो किसी भी बाहरी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में स्थायी तौर पर निवास करने की अनुमति नहीं थी। मतलब यूँ बात करें कि जम्मू कश्मीर के लोगों को छोड़कर अगर कोई भारत का या दूसरे स्टेट का, भारत में दूसरे स्टेट का कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से तो रह सकता है, लेकिन स्थायी रूप से रहने की उसे अनुमति नहीं थी। अब हटने के बाद भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर रह सकता है। आगे बात करें तो पहले आरटीआई फाइल नहीं की जा सकती थी। जी हाँ दोस्तों, जो नागरिक का सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है आरटीआई, सूचना का अधिकार, यहाँ पर लागू नहीं होता था। लेकिन 370 हटने के बाद यहाँ पर आरटीआई लागू होगा। आगे बात करें तो विधानसभा का सत्र जो 6 वर्ष का होता था, अब 370 हटने के बाद में यहाँ पर विधानसभा का सत्र भी 5 वर्ष चलेगा। अब जम्मू कश्मीर का अपना पृथक ध्वज था। मतलब पहले उनका खुद का ध्वज था, लेकिन अब संपूर्ण तिरंगा फहराया जाएगा। मतलब अब जम्मू कश्मीर में भी भारत का तिरंगा फहराया जाएगा। आगे बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर का अलग संविधान था, लेकिन अब 370 हटने के बाद में यहाँ पर भारत का संपूर्ण संविधान लागू होगा। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का भाग था, लेकिन अब 370 हटने के बाद लद्दाख को एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है।
पहले बात करें तो पहले राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता था, लेकिन अब बात करें तो अब यह पद समाप्त करके उपराज्य को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है। तो दोस्तों 370 हटने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।